स्कूली एजुकेशन को लेके क्या क्या प्रावधान किए गए वो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग हायर एजुकेशन से लेके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो है इसका सिस्टम क्या है तो वो हम लोग देखे थे। 5+3+3+4 मॉडल जो है वो अपनाया गया था। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको पूरा कंटेस्ट करके ही जाइएगा आप लोग। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो है क्या जो है चेंजेस आए हैं एनईपी 2020 के अनुसार। ठीक है, आवाज क्लियर है, वीडियो विजिबल है ना अच्छे से? यस मैम। हम देखेंगे कि वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली जो है कुछ प्रमुख समस्याएं में शामिल है। तो कौन कौन से जो है ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि सामने आए हैं करंट फोकस के समय में हायर एजुकेशन को लेके, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी जो अगर आप देखेंगे जब हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी, तो अभी सब जगह तो लागू नहीं हुआ है हमारा एनईपी 2020। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेज अलग अलग खुले हुए हैं, कोई इधर से डिग्री दे रहा है, कोई उधर से दे रहा है। सब क्या है, एक दूसरे से खंडित है। ठीक है, मतलब एक साथ जुड़े हुए नहीं है। तो सबसे पहला जो है प्रॉब्लम ये रहा है। दूसरा क्या रहा है, जो संज्ञानात्मक जो कौशल है, जो कॉग्निटिव स्किल है, और जो सीखने के जो परिणाम है उसके विकास पर जो है कम जोर दिया गया है। ठीक है, कॉग्निटिव स्किल पे जो है कम फोकस किया गया था, पहले के बारे में बात किया जा रहा है। और साथ ही जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है वो भी जो है कम डेवलप हुआ है, तो इस पे भी ध्यान दिया गया है। उसके साथ ही प्रारंभिक विशेषज्ञता और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों में छात्र है उसके स्ट्रीमिंग के साथ विषय पर जो है कठोर पृथक्करण है। रिजिड जो है सेपरेशन जो मेथड है, रिजिड ऑफ डिसिप्लिन विथ अर्ली स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रीमिंग ऑफ स्टूडेंट इनटू नैरो एरिया ऑफ स्टडी। उसके साथ ही विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक जो है ये सीमित रह गया है। कुछ ही लोगों जो है इसको पार कर पाते हैं क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक जो है के वजह से, और कुछ जो है वंचित जो क्षेत्र की वजह से सीमित रह गया है। और इसके लिए जो है एच HEI के साथ ही यानी कि हायर एजुकेशन जो लर्निंग है उसके साथ स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स थे, तो उस प्रॉब्लम्स को देखा गया। उसके साथ ही सीमित शिक्षक संस्थागत स्वायत्त, तो जो लिमिटेड टीचर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमस में लिमिटेड जो है टीचर्स मिलते हैं हम लोग को कॉलेज में, बहुत सारा सीट खाली मिलता है। ठीक है, उसके साथ ही योग्यता आधारित कैरियर प्रबंधन और संकाय संस्थागत नेताओं की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा मेरिट बेस्ड जो कैरियर मैनेजमेंट जो प्रोग्रेशन है उसकी फैकल्टी जो है इंस्टीट्यूशंस में जो लीड करने का है वो भी जो है वो भी यहाँ पे कम है, अपर्याप्त है। ठीक है, योग्यता आधारित अभी देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रोफेसर बन गए हैं या फिर और भी स्कूल में भी मिल जाएंगे जो शायद उस लेवल पे नहीं होने चाहिए, तो इस तरीके से भी मिलते हैं। उसके साथ ही अधिकांश विश्वविद्यालय और कॉलेज में अनुसंधान पर कमजोर और सभी विषयों में प्रतिस्पर्धा कर्मी समीक्षा अनुसंधान निधि की कमी है। तो अगर हम लोग देखेंगे रिसर्च को लेके तो जितने भी कॉलेज या विश्वविद्यालय है उसमें जो है जो हमारा रिसर्च है, रिसर्च के क्षेत्र में जो है यहाँ पे ज्यादा देखा गया है, बहुत जो है रिसर्च की कमी है वहाँ पे। लेसर जो है लेसर इम्फेसाइज ऑफ रिसर्च है। ठीक है, मोस्टली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में। ठीक है, उसकी बहुत कमी है। उसके साथ ही जो है सभी विषयों में प्रतिस्पर्धा कर्मी समीक्षा अनुसंधान निधि की भी कमी है। ठीक है, तो उसके साथ ही जो कॉम्पिटिटिव जो पीयर रिव्यूड जो रिसर्च फंडिंग है उस पे भी जो है उसकी भी कमी है। हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया जो है इसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है लीडरशिप जो इसमें किया जा रहा है, तो इसमें भी जो है दिक्कत है। उसके साथ ही हम लोग आगे देखेंगे कि एनईपी में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देखते हैं। अब देखिए, नीति के दृष्टिकोण में वर्तमान प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख जो है परिवर्तन शामिल है। अब क्या क्या परिवर्तन होंगे हम लोग वो देखेंगे एनईपी में, एनईपी की पॉलिसी में क्या क्या जो है चेंजेस होने वाले हैं, तो वो हम लोग देखेंगे करंट सिस्टम में। ठीक है, तो अभी हायर एजुकेशन को लेकर अगर बात करते हैं, हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया अगर इसका बात करते हैं तो इसमें जो है उच्च शिक्षा
प्रणाली में जो है आगे बढ़ना और जो है बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हो। यानी कि अब अगर हम लोग हायर एजुकेशन में बात करते हैं तो आपको जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो है वहां पे आपको जो है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज अब मिलेंगे। ठीक है, एक कॉलेज में आपको बहुत सारे चीज, बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वहां पढ़ाई के आपके मिल जाएंगे। ठीक है, वर्तमान एनईपी में। उसके साथ ही जिसमें जो है निकट में कम से कम, और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो एरिया है सभी जगह हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट जो है आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट हर जो है नियर डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज मिल जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता था पहले। आप अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको जो है शहर में आके पढ़ाई करना पड़ता था। तो लिस्ट ऑन और नियर जो है एवरी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कॉलेजेस पूरे भारत में जो है HAI जहाँ पे स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा माध्यम या फिर कार्यक्रम जो है पेश करते हो। तो उसके साथ ही हम लोग अगर देखेंगे स्थानीय और जो भारतीय भाषा है तो उसके साथ भी शिक्षा का बात किया गया है। ठीक है, शिक्षा को भी यहाँ पे मतलब लैंग्वेज को भी प्रमोट करने की बात की गई। सबसे पहले आपको मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखना है और ये भी ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस उसके साथ ही हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम बगल में जो है आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें अपना पढ़ाई कर पाए। ठीक है, उनको कहीं और नहीं जाना पड़े, कोई शहर में नहीं जाना पड़े उसके लिए। ठीक है, साथ ही लैंग्वेज को लेके भी बातें की गई है। उसके साथ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। उसके साथ ही अधिक अधिक जो है बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना। तो वही यहाँ पे बात किया गया है मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएशन की, यहाँ पे बात किया गया मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन और बैचलर्स। तो उसके बारे में बात किया गया, बहुत सारे विषय आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके साथ ही मूविंग टूवर्ड्स फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल एनोटॉमी, सॉरी ऑटोनॉमी, यानी कि संकाय और संस्थागत स्वायत्ता की ओर बढ़ना। तो इस संस्थागत और जो हमारा संकाय है वो स्वायत्ता की ओर जो है बढ़ने की यहाँ पे बात की गई है, टुवर्ड्स करने की बात की गई है। उसके साथ ही उन्नत छात्र अनुभवों के लिए पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन और छात्र सहायता में सुधार करना। तो उसके साथ ही जो हमारा कैरिकुलम है, जो पेडागोगी, जो हमारा पेडागोगी है, असेसमेंट है और स्टूडेंट सपोर्ट के लिए इनहेंस्ड करने के लिए जो एक्सपीरियंस है तो उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, क्लियर है सभी को? हम कर दीजिएगा एक बार सभी लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि शिक्षा अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता नियुक्तियों और कैरियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व पदों की अखंडता की पुष्टि करता है। तो यहाँ पे बात किया गया जो हमारा शिक्षण अनुसंधान जो जो सेवा के आधार पे जो योग्यता जो है उसकी नियुक्ति करने की बात की गई है। कैरियर में प्रगति के बारे में बात किया गया यहाँ पे कि कैसे जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, कैरियर जो है प्रोग्रेस करने की बात की गई है बेस्ड ऑन टीचिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही उत्कृष्ट सहकर्मी समीक्षा अनुसंधान को वित्तीय पोषित करने और विश्वविद्यालय और कॉलेज को सक्रिय रूप से अनुसंधान शुरू करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करने की बात की गई है। ठीक है, इस्टेब्लिश करने की बात की गई है क्या चीज, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने की इसमें बात की गई है। ठीक है, जो क्या करेगा हम लोग को फंड जो है आउटस्टैंडिंग करेगा। ठीक है, पीयर रिव्यू रिसर्च एंड टू एक्टिविटी सेट रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। उसके साथ ही जो हमारा शैक्षणिक और प्रशासनिक जो स्वायत्ता वाले जो उच्च योग जो है स्वतंत्र बोर्डों द्वारा जो है HEI का संचालन, यानी कि संचालन अगर हम लोग देखेंगे तो गवर्नेंस जो है जो हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया है तो वो हाईली क्वालिफाइड जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज होंगे। ठीक है, एक तो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए, साथ में इंडिपेंडेंट बॉडीज होने चाहिए हैविंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑटो ऑटोनॉमी। ठीक है, उसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक द्वारा जो है हल्का लेकिन सख्त विनिमय होना चाहिए। मैं बताई कि अभी बहुत सारे जो है बटे हुए अलग अलग डिग्री मिलते हैं अलग से, बहुत सारे कॉलेज कहीं डीम्ड है, कहीं प्राइवेट मिलेगा, कहीं सरकारी मिलेगा। तो इस तरीके से जो बटा हुआ है तो उसको जो यहाँ पे लाइट बट टाइट करने की बात की गई है
ठीक है, लाइट बट टाइट आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन बाय सिंगल रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि एक ही लोगों के पास जो है इसकी पूरी जिम्मेदारी रहनी चाहिए, इसकी बात की गई। और उसी में जो है हल्का और सख्त जो है रवैया अपनाने की बात की गई है। हल्का होगा लेकिन वो सख्त रवैया होगा, ठीक है, लाइट होगा बट टाइट होगा। उसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसरों सहित कई उपायों के माध्यम से पहुंच, समानता और समावेश में वृद्धि। साथ में वंचित और वंचित छात्राओं के लिए निजी परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति, ऑनलाइन शिक्षा और जो मुक्त दूरस्थ शिक्षा है, और सभी जो है समुदाय, सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री विकलांग शिक्षार्थियों के लिए भी सुलभ उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा की बात की गई है, ठीक है, उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा, और उसके लिए जो है अधिक अवसर सहित कई उपाय जो है यहाँ पे शामिल किया गया है, जिसमें जो है क्या बात किया गया है, पहुंच के बारे में बात किया गया है, समानता और समावेश की वृद्धि की बात की गई है। ठीक है, ये आपको लोग को याद रखना है, पहुंच, समानता और समावेश की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इंक्रीज करने की बात की गई है, एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूशन। ठीक है, ये इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूशन की बात की गई है। उसके साथ ही जो भी वंचित और वंचित जो छात्र होते हैं, निजी और परोपकारी विश्वविद्यालय द्वारा जो उसको छात्रवृत्ति देने की बात की गई है, स्कॉलरशिप देने की बात की गई है। ठीक है, स्कॉलरशिप बाय प्राइवेट एंड जो है और परोपकारी जो विश्वविद्यालय द्वारा जो है छात्रवृत्ति प्रदान करने की बात की गई है। उसके साथ ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई है, ओडीएल की बात की गई है। जो दूर इलाके में एरिया रहते हैं, रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो अगर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए ओपन जो है डिस्टेंस लर्निंग की व्यवस्था की भी बात की गई है। साथ ही ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसकी भी बातें की गई है। ठीक है, और साथ ही जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा शिक्षा को लेके जो हमारा ढांचा है, बुनियादी जो ढांचा है, उसमें जो है शिक्षा सामग्री जो हमारा जो विकलांग शिक्षार्थी है उसके लिए भी जो है सुलभ उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डिसेबिलिटीज चाइल्ड के भी बात की गई है। अब जो इसका जो लक्ष्य कुछ रखा गया है, तो ये हम लोग आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बस सेकेंड, और छोटा हो गया। हम्म हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज करने की बात की गई है। जो GER है, ग्रोस इनरोलमेंट जो रेशियो है, उसमें क्या बात किया गया है कि 50% तक जो है हमको हायर एजुकेशन को इतना बढ़ाना है कि वो कम से कम 50% तक पहुंच जाए। कब तक? तो 2035 तक। ठीक है, 2035 तक 50% जो है वो GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो NEP 2020 है उसमें लक्ष्य क्या है, व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर, जो कि 2018 में 26.3% था, उसको हम लोग 2035 में कितना कर दे, तो 50%। यानी कि यहाँ पे ये बात करने की बात की गई है कि जो हम लोग पैसा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है ना हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, जो सकल नामा सॉरी गलत बोल दी मैं, सॉरी, तो यहाँ सकल नामांकन की यहाँ पे बात की गई है कि सकल नामांकन जो अनुपात है वो जो है 26.3% था, अब जो है कम से कम 2035 तक 50% करने की बात की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नामांकन की बात की गई है। जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षार्थी एडमिशन लेते हैं, तो वो जो है 2018 तक कितना था, 26.3% था, और 2035 तक कितनी करने की बात की गई, तो 50% करने की बात की गई है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके साथ ही 2040 यानी कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है, उसका लक्ष्य जो है बहुविषयक बनाने का होगा। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो है बनाने का होगा इंस्टीट्यूशंस। और साथ ही जो संस्थानों और जो बुनियादी जो हमारे ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, और जो कि उसके साथ ही जो संसाधन में इष्टतम उपयोग के लिए और जो बहुविषयक समुदाय के निर्माण के लिए जो है अधिमानता जो है हजारों यानी कि 3,000 या उससे अधिक छात्रों ने बड़े छात्र नामांकन को लक्ष्य रखा गया है। तो कम से कम जो है यहाँ पे 3,000 बच्चे जो है मोर स्टूडेंट जो है एडमिशन ले, इसकी बात की गई है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है एडमिशन ले। ठीक है, तो 2040 तक ये बात किया गया है।
और मल्टी डिसिप्लिनरी जो है इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात की गई है, ये आपको याद रखना है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि उच्च शिक्षा के जो संस्थान है उसमें 3.5 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे करोड़ जो है वो खर्च किए जाएंगे ताकि नई सीटें उसमें जोड़ी जा सके। ठीक है, नई न्यू जो है सीट्स जोड़ने के लिए जो है कितने रुपए खर्च करने की बात की गई, तो 3.5 करोड़ रुपए जो है न्यू सीट्स के लिए जो है ऐड करने की बात की गई है। ठीक है, उस शिक्षा संस्थान के लिए। साथ ही जो यूजी शिक्षा है, यूजी शिक्षा कई निकाय विकल्पों और इन अवधि में भीतर उचित प्रमाणीकरण के साथ जो है 3 या 4 साल की हो सकती है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे 3 या 4 साल की क्या बताना चाह रहा है। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो 1 साल का, अगर 1 साल का डिग्री करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, वो क्रेडिट आपका बर्बाद नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है 1 ईयर के लिए। ठीक है, और अगर 2 साल का आप कर रहे हो तो उसके लिए क्या मिलेगा आपको, डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा 2 साल का अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, अगर 3 साल का कर रहे हैं तो स्नातक की डिग्री आपको मिल जाती है। ठीक है, 3 साल तक करेंगे तो स्नातक की आपको डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप बैचलर विथ रिसर्च, अगर आप उसके साथ रिसर्च करना चाह रहे हैं यानी पीजी, आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, अनुसंधान के साथ जो है आपका स्नातक यहाँ पे हो जाएगा, रिसर्च के साथ आपका स्नातक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साल का यहाँ बताया गया। अगर 1 साल का करते तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, केवल प्रमाण पत्र मिलेगा। और 2 साल के लिए डिप्लोमा, ऐसे भी बोलते हैं 2 साल का डिप्लोमा। और 3 साल में जो है आपको डिग्री मिल जाएगी स्नातक की, बैचलर की। उसके साथ ही अगर आप रिसर्च के साथ जो है बैचलर डिग्री चाहते हैं तो 4 साल का करना होगा आपको। ठीक है, क्लियर होगा सभी को यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे कि न्यू जो एनईपी का जो प्लान है न्यू इंडिया के लिए, हायर एजुकेशन जो कमीशन ऑफ इंडिया है, HECI, जो हमारे हायर एजुकेशन को लेके अकेले जो ये बॉडी बनाया गया है, तो इसमें क्या क्या चीज और ऐड किए गए हैं, इसके 4 जो है वो हम लोग देखेंगे। 4 इसके वर्टिकल्स क्या क्या है। तो आपको इसका फुल फॉर्म पहले ध्यान रखना है कि HECI का फुल फॉर्म क्या होता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके साथ ही ये सिंगल जो है, ये सिंगल बॉडी होगा जो कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो है काम करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको अम्ब्रेला बॉडी बोला गया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि HECI को क्या बोला गया, अम्ब्रेला बॉडी बोला गया। जिस तरह हम एक छाता में जो है एक ही छाता में सबको सिमटाने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसमें जो है इसके 4 वर्टिकल्स है। क्या क्या इसके 4 वर्टिकल्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक है NHERC। NHERC का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, इस सबका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मिलान करने के लिए आते हैं कि किसके लिए ये काम करता है। तो देखिए रेगुलेशन का ये काम करता है, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अगर रेगुलेशन का कोई काम कर रहा है तो वो कौन है, हमारा NHERC है। NHERC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म के साथ याद रखना है। उसके साथ GEC है। GEC का क्या काम है, तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है हमारा बताता है, उसका सेटिंग करने का काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, GEC का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। उसके साथ ही इसका तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं HEGC। ठीक है, HEGC जो तो हमारा थर्ड वर्टिकल्स है वो HEGC है। इसको ये क्या काम करता है, तो ये फंडिंग करने का काम करता है। ठीक है, फंडिंग। और ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ठीक है, HEGC का फुल फॉर्म। उसके साथ हमारा एक लास्ट जो इसका वर्टिकल है जिसको नेक बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल ये क्या करता है, तो एक्रीडिएशन का काम करता है। तो यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस है ना, वो आपको सीक्वेंस ऐसे याद रखना है। 1 नंबर वाला तो NHERC है, सेकेंड नंबर वाला आपका नेक वाला हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड नंबर वाला आपका नेक हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर है ये वही रहेगा, और 4 नंबर आपका ये हो जाएगा 2 नंबर वाला। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना 4 नंबर ये और ये 2 नंबर। ठीक है, तो इसको चेंज कर लीजिएगा, जो 2 नंबर में उसको 4 नंबर पे, जो 4 नंबर है वो 2 नंबर पे। ठीक है, क्योंकि एक बार इसके सीक्वेंस पूछे गए थे एग्जाम में, इसी वजह से मैं बता रही हूँ। इसको सीक्वेंस से अगर याद करना हो तो NHERC, उसके बाद नेक, तब फिर हमारा HEGC होगा, उसके बाद GEC होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
जो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका जो है पहला कार्य क्षेत्र क्या है, तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NHERC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये जो हमारा पहला पहला वर्टिकल्स है, और ये पहला वर्टिकल्स होगा। तो ये जो है शिक्षक शिक्षा सहित चिकित्सा और कानून शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो है सामान्य एकल बिंदु नियामक के रूप में कार्य करेगा। तो ये मैं बताई थी, केवल दो चीज आपको छोड़ के रखना है, एक आपको मेडिकल छोड़ के रखना है, और दूसरा जो लीगल से रिलेटेड जो है उसको आपको छोड़ के रखना है, बाकी सभी चीजों को यह कमान जो है ये संभालेगा, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि वर्तमान समय में मौजूद जो है कई नियामक एजेंसी द्वारा नियामक प्रयासों के दोहराव और विच्छेद को समाप्त करने का यहाँ पे बात किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो हमारा NHERC की जो स्थापना है वो हल्के लेकिन सख्त, लाइट बट टाइट की यहाँ पे बात की गई है, कि सुविधाजनक तरीके से विनियमित करने के लिए की जाएगी, जिसका अर्थ है कि कुछ महत्वपूर्ण मामले विशेष के रूप में वित्तीय ईमानदारी, सुशासन और सभी वित्त ऑडिट प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे का पूर्ण जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण, साथ में संकाय कर्मचारी पाठ्यक्रम और शैक्षणिक जो हमारे प्रमाण है को बहुत जो है प्रभावी ढंग से विनियमित करने की बात की गई है, ठीक है। फाइनेंशियल जो प्रोबेबिलिटी है, उसके साथ ही जो गुड गवर्नेंस की बात की गई है, उसके साथ जो है फुल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पब्लिक जो है सेल्फ की बात की गई है, ऑल फाइनेंस की बात की गई है, ऑडिट्स, प्रोसीड्यूर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फैकल्टी, स्टाफ कोर्स और एजुकेशन आउटकम्स विल बी जो है वेरी इफेक्टिवली रेगुलेटेड करने की बात की गई, कि इफेक्टिव तरीके से जो है इसको रेगुलेट किया जाएगा, लाइट बट टाइट की बात की गई है, NHERC। तो उसके साथ ही यह जानकारी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में NHERC द्वारा जो है संचालित सार्वजनिक वेबसाइट और संस्थाओं की वेबसाइटों पर उपलब्ध करानी होगी, और जो है अद्यतन और सटीक रखनी होगी। तो यहाँ पे ये भी बात किया गया कि इसके लिए पब्लिक वेबसाइट जो है मॉनिटरिंग मेंटेनिंग करने का काम करेगा NHERC। ऑन द इंस्टीट्यूशंस का जो वेबसाइट होगा उसको जो है रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा, तो ये हमारा NHERC करेगा। उसके साथ ही जो सार्वजनिक डोमेन में रखी गई जानकारी से उत्पन्न होने वाले जो हित धारकों और अन्य लोगों की किसी भी शिकायत या परेशानी का निपटान जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो भी NHERC के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये जो है कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा, इंफॉर्मेशन प्लेस ऑन पब्लिक डोमेन शैल बी एडजस्टेड बाय NHERC, ठीक है। तो कंप्लेन जितने भी होंगे उसके लिए जो है उसको गवर्न कराने का काम जो है कौन करेगा, तो NHERC के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। शिकायत और परेशानी के मुद्दे जो होगा उसको करने का काम कौन करेगा, तो NHERC करेगा। उसके साथ देखते हैं नियमित अंतराल पर मूल्यांकन इनपुट सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें दिव्यांग छात्र सहित जो यादृच्छिक रूप से चयनित छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक मांगा जाएगा, और साथ में जो है ऑनलाइन फीडबैक की बात की गई है, फीडबैक फ्रॉम जो रैंडमली जो है सेलेक्टेड स्टूडेंट से लिया जाएगा, जो कि डिफरेंट जो है एबल्ड स्टूडेंट रहेंगे, सॉरी जो दिव्यांग छात्र है, डिसेबल जो चाइल्ड स्टूडेंट है, तो उसमें जो है एबल्ड डिसेबल्ड स्टूडेंट से भी लिया जाएगा। यानी कि नियमित अंतराल पर मूल्यांकन इनपुट सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जो है HEI में दिव्यांग छात्र सहित यादृच्छिक रूप से चयनित छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक माना जाएगा। यहाँ यादृच्छिक रूप से आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रायिकता जिसको बोलते हैं, तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट को जो है चुन के उसके द्वारा जो है यहाँ पे चयनित करने की बात की गई है, और फीडबैक मांगने की बात की गई है, और साथ में जो डिसेबल जो स्टूडेंट होंगे उसके बारे में भी, यहाँ पे दिव्यांग छात्रों के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कार्य क्षेत्र देखेंगे। दूसरा हमारा कार्य क्षेत्र जिसे जो है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद बोलते हैं, जिसको NAC के नाम से जानते हैं। तो दूसरा वाला जो हमारा बॉडीज क्या था, NAC था। हम बताए थे 4 नंबर में जो लिखा हुआ था NAC वो दूसरे नंबर पे आएगा। तो ये NAC जो है दूसरा निकाय है। इसके बारे में कहा गया है कि संस्थानों की मान्यता मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों,
सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगी। और जो है इसे एनएसी यानी कि नैक द्वारा जो है पर्यवेक्षित और देख रेख करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों के एक जो है स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे नैक की बात की गई है, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल की बात की गई है। ठीक है, और उसके साथ उसमें क्या बोला गया है कि नैक क्या करेगा, तो संस्थान जो है वो मान्यता जो है उसका क्या होगा, मुख्य रूप से जो बुनियादी ढांचा है हमारा, जो बेसिक जो है नॉर्म्स है, जो पब्लिक सेल्फ जो है डिस्कोर्सेस है, उसके बाद गुड गवर्नेंस आउटकम्स एंड इट्स विल बी जो है कैरिड बट बाय इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम्स और accreditation institutions supervised and overseen बाय नैक। तो ये नैक के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, क्या देखा जाएगा नैक के द्वारा, तो जो भी बुनियादी जो हमारा मानदंड है, सार्वजनिक जो स्पष्टीकरण है, सुशासन है, जो गवर्नेंस है, जो परिणाम है, उस पे आधारित होगा। और साथ ही जो है नैक द्वारा ये क्या किया जाएगा, तो उसके द्वारा जो है पर्यवेक्षित किया जाएगा, देखरेख किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है एक स्वतंत्र पारिस्थितिकी के रूप में ये काम करेगा। उसके साथ ही सभी जो हमारा HE जो आई है उसका लक्ष्य क्या है, तो अपनी संस्थागत विकास योजना, तो जो हमारे सभी HI जो है HEI है उसका क्या लक्ष्य है, तो अपनी संस्थागत जो विकास योजना है, जो IDPS है हमारा इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट प्लान है, तो उसके माध्यम से जो है अगले 15 वर्ष में जो है मान्यता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होगा। और इस तरह जो है अंततः स्वशासी डिग्री जो अनुदान संस्थान है उसमें क्लस्टरों के रूप में जो है कार्य करना होगा। तो 15 साल का अगर हमारा टारगेट है तो उसको करने की बात की गई है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट जो प्लान है IDPS है, तो 15 साल में जो है उसको जो है उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होगा। ठीक है, इसकी बातें की गई है। उसके साथ ही नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो तीसरा बॉडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं HEGC बोलते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। जो हायर एजुकेशन जो ग्रांट काउंसिल है HEGC, तो HEGC जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, जो कि संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए जो हमारा IDP है और उनके जो क्रियान्वयन पर जो हुई प्रगति है सहित पारदर्शी मानदंडों के आधार पर जो है उच्च शिक्षा का वित्त पोषण और वित्त जो है पोषण करेगा ये। तो फाइनेंस उपलब्ध कराने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आप लोग को देखना है HEGC के द्वारा जो है किया जा रहा है। ठीक है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, ये हमारे किसके द्वारा किया जा रहा है, तो HEGC के द्वारा, यानी कि हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल के द्वारा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो HEGC जो है, HEGC जो है नए जो फोकस है, हमारा नया जो फोकस क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको लॉन्च करने और सभी विषयों और क्षेत्र में जो है HEI में जो है गुणवत्ता कार्यक्रम की पेशकश का विस्तार करने के लिए छात्रवृत्ति और विकासात्मक निधि के वितरण का काम जो है सौंपा जाएगा। तो HEIC को और क्या बात किया गया है कि जो भी हमारा जो न्यू वाला जो फोकस एरिया है उसके क्षेत्रों को लॉन्च करने के लिए, और जो सभी जो विषय है उसके क्षेत्र में जो HEI जो है उसमें जो गुणवत्ता कार्यक्रम की पेशकश का जो है विस्तार करने के लिए छात्रवृत्ति और विकासात्मक जो है निधि वितरण का जो है काम सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है, तो HEGC को सौंपा गया है। ठीक है, क्लियर होगा सभी को यहाँ तक, एक बार थम कर दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग GEC के बारे में, देखते हैं जनरल एजुकेशन काउंसिल के बारे में, देखते हैं जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, तो ये जो हमारा चौथा कार्य क्षेत्र है, जो हायर एजुकेशन जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका जो है ये चौथा कार्य क्षेत्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GEC बोलते हैं, जनरल एजुकेशन काउंसिल बोलते हैं। तो ये जो है चौथा जो कार्य क्षेत्र है, सामान्य शिक्षा परिषद, जो सामान्य शिक्षा परिषद होगा, जो कि उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए जो अपेक्षित सीखने के परिणामों को तैयार करेगा, जिसे स्नातक गुण भी कहा गया है। उसके साथ ही जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि 50% जो ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है,
जीईसी द्वारा जो है एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग NHEQF बोलते हैं, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो नेशनल हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क के बारे में क्या कहा गया? पढ़ाने नहीं देगा क्या, खांसी है हमको। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, तो जो 50% जो ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है, उसमें जो है HEC द्वारा जो है एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क जो है तैयार किया जाएगा, और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण को सामान्य बनाने के लिए जो है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जो है के साथ समन्वित करेगा। तो हमारा जो है सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, जो हमारा चौथा वाला जो वर्टिकल्स है, जिसको हम लोग जीईसी बोलते हैं, जनरल एजुकेशन काउंसिल बोलते हैं, तो इसमें जो है क्या करने तैयार करने की बात की गई है, तो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है उसको जो है शामिल करने तैयार करने की बात की गई है। उसके साथ ही जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो स्किल स्किल जो एजुकेशन है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, जिसको NSQF बोलते हैं, तो उसको जो है उसके साथ समन्वित करने की बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीईसी को लेके दो बातें की गई है, NHEQF की बातें की गई है, और NSQF की बातें की गई है, ठीक है। यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बातें की गई है, साथ में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बातें की गई है, ठीक है। उसके साथ हम लोग देखते हैं, तो इसके अलावा जो हमारा जीईसी है, वो जो हमारा NHEQF है, उसके माध्यम से क्या करेगा, तो क्रेडिट ट्रांसफर करेगा, और समतुल्य आदि जैसे मुद्दे के लिए जो है सुविधाजनक जो है इसका मानदंड जो है स्थापित करने का ये काम करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि जो पेशेवर परिषद है, जो प्रोफेशनल जो काउंसिल्स है, तो प्रोफेशनल काउंसिल्स के बारे में क्या बोला गया है, कि जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, और वस्तुकला परिषद, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद आदि जो है व्यावसायिक मानक निर्धारण जो है निकाय के रूप में जो है ये कार्य करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, जो हमारा प्रोफेशनल जो काउंसिल होगा, तो उसमें हम लोग देखते हैं इंडियन ICAR के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद जो है VCI है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेनरी जो है काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके बारे में बात किया गया, वेटेनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद NCTE के बारे में बात किया गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। और उसके साथ COA के बारे में बात किया गया, यानी कि काउंसिल ऑफ आर्टी आर्किटेक्चर की बातें की गई है, ठीक है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की बातें की गई है, COA। उसके बाद जो NCVET के बारे में बात किया गया, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बातें की गई है। तो ये सब जो है, ये सब निकाय जो है कार्य करेगा, इसके बारे में बातें हमारे जो है HECI में किया गया है, ठीक है, कि ये सब जो कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वेटेनरी के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन काम करेगा, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि ICAR का क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। NCTE का क्या हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर जो है टीचर एजुकेशन। VCI का क्या हो जाएगा, तो वेटेनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके साथ ही COA का क्या हो जाएगा, तो काउंसिल ऑफ जो है आर्किटेक्चर। उसके साथ ही NCVET का क्या हो जाएगा, तो नेशनल काउंसिल फॉर तो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और जो है इसके बारे में क्या बात बोला गया है, कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो सेटिंग बॉडीज है, वो जो है वही क्या करेगा, वो इसके रूप में काम करेगा ये, ठीक है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के रूप में ये सब जो है काम करेगा। उसके साथ देखते हैं कि उच्च शिक्षा प्रणाली में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और उन्हें जो है GEC के सदस्य बनने के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा, उसको जो है किसका सदस्य बनाया जाएगा, तो GEC का जो है सदस्य बनाया जाएगा।
और ये निकाय जो है, जो हमारा PSSBs है, जिसको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग्स बॉडीज बोलते हैं, तो उसके रूप में जो है पुनर्गठन के बाद जो है GEC के सदस्य के रूप में पाठ्यक्रम तैयार करना, उसके साथ ही जो हमारा शैक्षणिक मानक निर्धारण जो है करने का काम, और अपने डोमेन अनुशासन में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के बीच जो है समन्वय जो है करना जारी रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नीचे वाला ये देख लीजिएगा, बाब ऊपर करी तो पूरा ही ऊपर हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो HECI है, HECI जो है स्वयं चारों कार्य क्षेत्र के बीच विवादों का समाधान करेगा। तो ये जो CI है, जो कि पूरी तरह से हायर एजुकेशन को लेके काम करेगा, तो ये जो है जितने भी कार्य क्षेत्रों में जो विवाद होगा, वो सभी समस्या का जो है समाधान चारों मिलके, चारों वर्टिकल्स जो है कर देंगे। ठीक है, उसके साथ ही जो HECI में जो है, जो प्रत्येक कार्य क्षेत्र का स्वतंत्र निकाय होगा, सब जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज के रूप में काम करेंगे। जो चारों वर्टिकल्स बताए गए वो इंडिपेंडेंट रूप से काम करेंगे। ठीक है, साथ में ईमानदारी, प्रतिबद्धता और सार्वजनिक जो सेवा में प्रदर्शन है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड के साथ संबंधित क्षेत्रों में उच्च विशेषज्ञता वाले व्यक्ति शामिल होंगे। और इसके जो अध्यक्ष रहेंगे, या फिर इस बॉडीज के जिसमें जो लोग जुड़े रहेंगे, वो जो है मतलब ऐसे वहां पे ईमानदार, प्रतिबद्धता और सार्वजनिक सेवा के प्रदर्शन, ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ जो है उच्च विशेषज्ञता वाले व्यक्ति जो उसमें शामिल होंगे, इसकी भी बातें की गई है। ठीक है, उसके साथ ही HECI जो है, HECI स्वयं उच्च शिक्षा में प्रतिष्ठित, जन उत्साही विशेषज्ञों का एक छोटा स्वतंत्र निकाय होगा, जो कि HECI की अखंडता और प्रभावी कार्य प्रणाली की देखरेख और निगरानी करेगा। ठीक है, स्मॉल डिपेंडेंट बॉडीज होगा और उसकी देखरेख करेगा, निगरानी करेगा, और न्याय निर्णयन जो है सहित इसके कार्यों को पूरा करने के लिए जो है HECI जो है भीतर उपयुक्त पत्र जो है तंत्र जो है बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्मॉल इंडिपेंडेंट जो है बॉडीज के निर्माण करने की बातें यहाँ पे की गई है। जन उत्साही विशेषज्ञ के लिए जो है क्या होगा, उसके लिए जो है एक स्मॉल इंडिपेंडेंट बॉडीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंस्टीट्यूशन देखेंगे इसमें कि इंस्टीट्यूशनल जो रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन के बारे में देखेंगे। जो संस्थागत पुनर्गठन और समेकित उच्च शिक्षा के संबंध में जो नीति का जो मुख्य जोर दिया गया है, और उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय, कॉलेज और HEI समूहों में जो है नॉलेज हब में परिवर्तित करके जो है उच्च शिक्षा को विखंडन को जो है समाप्त करना, और जिसमें से प्रत्येक का लक्ष्य जो है 3,000 या फिर अधिक छात्रों का रखना होगा। तो यहाँ पे एडमिशन की बात की गई है कि बच्चे का कम से कम, जिस भी कॉलेज में हो रहा है, तो हर फैकल्टी में कम से कम 3,000 स्टूडेंट जो होने चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे की गई, तक्षशिला है, नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी और विक्रमशिला। तो ये जो हमारे 4 जो विहारास है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटी में, जो हमारे आते हैं बौद्धिक एजुकेशन पीरियड में, जो हमारे ये चारों यूनिवर्सिटी आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक ही कॉलेज में मल्टीटास्किंग जो है यहाँ पे पढ़ाई हुआ करता था। ठीक है, विषय जो है यहाँ पे पढ़ाई होता था। तो उसी की तर्ज पे जो है यहाँ पे NEP में बात करने की बातें की गई है। ठीक है, तो भारतीय जो है हमारा प्राचीन भारतीय जो विश्वविद्यालय है, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, जिसमें भारत और दुनिया के हजारों छात्र जो है जीवंत बहुविषयक वातावरण में अध्ययन करते थे, उस प्रकार की बड़ी सफलता का प्रदर्शन किया, जो कि बड़े बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण विश्वविद्यालय ला सकते हैं। तो उस तरीके से जो है हमारा हमारा जो नेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो उस तरीके से बहुविषयक को शामिल करने की बात की गई है। साथ में अनुसंधान भी जो है उसी शिक्षण विश्वविद्यालय में भी लाने की बात की गई है। ठीक है, क्लियर होगा सभी को। साथ में देखते हैं जो नई धारणा, एक विश्वविद्यालय का मतलब उच्च शिक्षा का एक जो है बहुविषयक संस्थान होगा, जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक जुड़ाव के साथ जो है स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेगा। यानी कि उसी जगह पे आप अनुसंधान भी कर लेंगे, रिसर्च भी कर लेंगे, साथ में वहां पे जो है आप लोग बैचलर डिग्री, PG डिग्री जो है सब एक साथ मिल जाएगा।
उसके साथ ही विश्वविद्यालय की परिभाषा के बारे में भी यहाँ पे बातें की गई, क्या यूनिवर्सिटी का जो है वो क्या होना चाहिए, डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में भी बातें की गई है कि इस प्रकार उन संस्थानों में एक स्पेक्ट्रम की अनुमति जो है देगी जो कि शिक्षण और अनुसंधान पर समान जोर देगा। तो विश्वविद्यालय किस तरीके से होने चाहिए, तो शिक्षण के साथ साथ अनुसंधान पर भी जोर देता है, यानी कि अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय होना चाहिए जो कि शिक्षण पर अधिक जोर देते हैं लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण अनुसंधान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ शिक्षण गहन विश्वविद्यालय की बात की गई है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस तरह की विश्वविद्यालय की बातें की गई है, तो शिक्षण गहन विश्वविद्यालय यानी कि शिक्षा के साथ साथ रिसर्च भी करेंगे हम लोग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। ठीक है, तो उसकी भी बातें यहाँ पे की गई है। उसके साथ ही उच्च मान्यता के साथ स्वायत्त डिग्री अनुदान देने वाले कॉलेज अनुसंधान गहन या फिर शिक्षण गहन विश्वविद्यालय में विकसित हो सकते हैं यदि वो ऐसा चाहते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऐसा चाहेगा तो वो एक्रीडिएशन ऑटोनॉमस डिग्री जो है वो ग्रांटिंग अगर कॉलेज है तो वो जो है रिसर्च इंटेंसिव और टीचिंग इंटेंसिव जो यूनिवर्सिटी है तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि जो मान्यता के साथ जो स्वायत्त डिग्री अनुसंधान देने वाले जो कॉलेज और अनुसंधान या गहन या फिर शिक्षा ज्ञान विश्वविद्यालय में विकसित हो सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तो इस तरीके वो विकसित हो सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का लक्ष्य जो है बहुविषयक संस्थान बनने का होगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टी जो डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनने का जो समय रखा गया वो कितना रखा गया है, तो 2040 रखा गया है, 2040 रखा गया है। ठीक है, और बुनियादी ढांचे और संस्थानों के इष्टतम उपयोग और जीवन बहुविषयक समुदाय के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में बड़े छात्र नामांकन का भी लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे 3000 हम लोग पढ़े ना कि 3000 की संख्या में जो है छात्र का नामांकन होना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, अभी फिलहाल तो समय लगेगा ही। और सभी जो है हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं पहले 2030 तक जो है बहुविषयक बनाने की योजना बनाएंगे। तो कम से कम 2030 तक जो है कम से कम जो यूनिवर्सिटी है वो तो कम से कम बहुविषयक को बनाने की योजना तो बनाएंगे, और फिर धीरे धीरे छात्रों की संख्या में वांछित स्तर तक जो है वो बढ़ेगी। तो धीरे धीरे छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी। 2030 तक तो कम से कम क्या बोला गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी को ला देंगे। ठीक है, और 2040 तक क्या बोला गया, सभी उच्च संस्थानों में बहुविषयक संस्थान बनाने होंगे, ये बात किया गया है। ठीक है, उसके साथ हम लोग देखते हैं प्रत्येक जिले या फिर उसके निकट कम से कम एक बड़ा बहुविषयक जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो कम से कम 2030 तक क्या बातें की गई है, बी एट लीस्ट वन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ ही जो हमारा एसडीजी का जो गोल है क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। हम लोग जो 17 गोल्स पढ़े थे, तो क्वालिटी एजुकेशन को यहाँ पे कंप्लीट करने का बात किया गया, कैसे उसको अचीव करेंगे। तो उसके लिए जो है संस्थानों के पास ओपन जो है डिस्टेंस लर्निंग जो हमारा ओडीएल होता है, ओपन डिस्टेंस जो लर्निंग होता है, और ऑनलाइन जो कार्यक्रम है चलाने का विकल्प होगा। ठीक है, बशर्ते कि वो अपनी पेशकश को बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने, उसके बाद जीईआर बढ़ाने और आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए, ऐसे करने के लिए जो है मान्यता प्राप्त हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो हायर एजुकेशन है या फिर एजुकेशन को लेके जो हमारा जो गोल है किसका, तो जो 17 हमारे गोल है तो उसमें से कितने नंबर पे आते हैं, एसडीजी गोल 4 में आते हैं हमारा क्वालिटी एजुकेशन। तो वो भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके साथ ही देखेंगे कि विश्वविद्यालय दुनिया भर में उच्च शिक्षा का एक बहुविषयक संस्थान है जो कि स्नातक, स्नाकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान में संलग्न है। तो देश में जो है हमारे एचईआई में वर्तमान जटिल नामांकन जैसे नामित विश्वविद्यालय, संबद्ध जो है विश्वविद्यालय है और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय है, और जो एकात्म विश्वविद्यालय को मानदंडों को पूरा करने के लिए केवल विश्वविद्यालय द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो इसको जो है केवल विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिस्थापित करने की बात की गई कि इतने सारे जो हम अलग अलग जगह से डिग्री प्राप्त करते हैं तो उसको एक जगह पे लाने की बात की गई है। उसके साथ ही
ऐसे समग्र और बहुविषयक शिक्षा की प्राप्ति के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और परियोजना शामिल होंगे। तो क्रेडिट आधारित मैं कल समझाई थी आप लोगों को, क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम क्या होता है, अभी मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नवीनता लाने की बात की गई है पाठ्यक्रम में, जो हमारा सामुदायिक जो है सहभागिता की बात की गई है। ठीक है, किस एरिया कम्युनिटी जो है एंगेजमेंट ऑफ सर्विस की बातें की गई, इन्वायरमेंटल जो हमारा एजुकेशन है उसके बारे में बात किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग इन्वायरमेंट अलग से पढ़ते हैं ना, हमारा देखिए हायर एजुकेशन में इन्वायरमेंटल एजुकेशन की भी बातें की गई है, साथ में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की भी बातें की गई है, मूल्य आधारित शिक्षा की बातें की गई है, और जो भी हमारे क्षेत्र में क्रेडिट आधारित जो पाठ्यक्रम होंगे उसकी परियोजना की भी बातें की गई है। ठीक है, अगर आप 1 साल का भी डिग्री करते हैं तो आपका वो डिग्री बर्बाद नहीं जाता है, वो आपका क्रेडिट बैंक में जो है जमा हो जाएगा। तो इस तरीके का भी जो है प्रावधान चलाया गया है। उसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, जो हमारी हायर एजुकेशन में बात किया गया, एनईपी 2020 में बात किया गया है, तो पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैव विविधता का संरक्षण और जैविक संसाधनों और जैव विविधता का प्रबंधन, वन्य और वन्यजीव संरक्षण और सतत विकास की जो है जीवन यापन जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। तो आप लोग सभी से परिचित है, क्लाइमेट एक्शन हो या पॉल्यूशन हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट हो, ठीक है, सैनिटेशन हो, कंजर्वेशन हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करें या फिर मैनेजमेंट एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे लिविंग के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है। मूल्यधारी शिक्षा के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे मूल्यधारी शिक्षा से क्या समझ में आता है कि ह्यूमैनिटी डेवलप करना है बच्चों में। ठीक है, इथिकल, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को जो है वो लाना है इसमें। सत्य पढ़ते हैं लोग कि हम लोग क्या करेंगे, सत्य, धार्मिक आचरण, शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक स्वभाव और नागरिकता में मानवतावादी, नैतिक, संवैधानिक और सार्वभौमिक मानव मूल्यों का भी विकास शामिल होगा। ठीक है, तो मूल्य और जीवन कौशल भी यहाँ पे विकास होगा। तो इसके बारे में मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में बात किया गया है। उसके साथ ही सेवा के सेवा में पाठ और समुदाय सेवा कार्यक्रम में भागीदारी को समग्र शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाएगा। ठीक है, जो हम लोग कम्युनिटी जो सर्विस प्रोग्राम जो चलता है, जो कि हम लोग समुदाय में सेवा का काम करते हैं, तो उसको भी भागीदारी करने की बातें की गई है। ठीक है, तो इतना दूर रहने देते हैं, समय भी हो गया है। आज आप लोग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया मेरे खांसी की वजह से, उसके लिए माफ कीजिएगा। नहीं चलिए मैम, कोई नहीं डिस्टर्ब नहीं रहने हुआ। देते हैं। नो मैम। मैम ये कब तक चलेगी और क्लास इसकी क्या कहते हैं हायर एजुकेशन की, क्या ये क्लास कब तक होगी इसकी उच्च शिक्षा की? कब तक होगी, बस और लास्ट ही चल रहा है आपका, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। बस क्वेश्चन कराने का जो रहेगा ना, वो अगर मैं चाहूंगी तो एक बार क्या करूंगी ना, वो जो मेरे पास बुक है तो लास्ट लास्ट में कोई पूरा क्वेश्चन करवा दूंगी, या तो इसमें ऐसे क्वेश्चन है ये पीडीएफ में, मैं तो उसी को करवा दूंगी। ठीक है, और लास्ट ही होने वाला है, 1-2 दिन और चलेगा, क्लास खत्म हो जाएगा।